जाएगी। सो आप सब चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। स्टोरी सुने, स्टोरी सुने। बचपन में जी डॉक्टर हमजा की ख्वाहिश थी कि वो जो है वो आर्मी में जाए। ठीक है, बचपन में मेरी बहुत ये कह ले कि वो थी, एक विश थी, ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं। ठीक है, सो आपने अब इस चीज को बड़े गौर से सुनना है। अब जनाब हमारी ये कंट्री है, कंट्री के अंदर आर्मी है। ठीक है, कंट्री के अंदर क्या है? आर्मी है। आर्मी के अंदर क्या है? सोल्जर्स हैं। ठीक है, कंट्री है, कंट्री के अंदर आर्मी है, आर्मी के अंदर क्या है? सोल्जर्स हैं। अब ये जो सोल्जर्स होते हैं, ये जो सोल्जर्स होते हैं ये डायरेक्टली आर्मी में नहीं जाते, पहले इनकी ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग कैंप में। वहां पे इनको मिच्योर बनाया जाता है, वहां पे इनको मिच्योर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेनिंग से निकल के अपनी ड्यूटी प्लेस पे जाते हैं और वहां पे ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कभी कोई टेररिस्ट आ जाए तो देयर इज ए फाइट बिटवीन सोल्जर्स एंड टेररिस्ट। अगर समटाइम्स टेररिस्ट जीत जाते हैं, समटाइम्स सोल्जर्स जीत जाते हैं। ठीक है, ये स्टोरी 1 मिनट में मैंने सुनाई है। सबको ये स्टोरी अब याद रहेगी? सबको ये स्टोरी याद रहेगी? ओके ओके। अब एक जादू होने लगा है, अब एक मैजिक होने लगा है। अब आपने इमेजिन करना है, अब आपने इमेजिन करना है। प्लीज नहीं भी अच्छी तो इसको याद रखें प्लीज। आई रियली डोंट वांट टू मग अप हियर, आई वांट के सारे ये याद रखें। अच्छा, अब आपने इमेजिन करना है कि मैंने कहा कंट्री, कंट्री नहीं, अब इसको हमने इम्यूनिटी, इसको हमने इम्यूनो टॉपिक है ना आज, तो इसको आपने इम्यूनिटी की नजर से देखना है। सो कंट्री इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर, अब कंट्री के अंदर क्या थी? आर्मी थी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आर्मी होती है वो क्या है? इम्यूनिटी। आर्मी क्या है? इम्यूनिटी, इम्यून करती है, बचाती है। बॉडी के अंदर आर्मी कौन है? इम्यूनिटी। अच्छा, अब मैंने कहा आर्मी के अंदर क्या होते हैं? सोल्जर्स होते हैं। सो इम्यूनिटी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इम्यूनिटी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। यानी कुछ सोल्जर्स जो हैं वो बहरी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बड़े तेज सोल्जर्स होते हैं, जमीन पे वो एक्ट करते हैं। सो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये सोल्जर्स हो गए। फिर मैंने कहा जब टेररिस्ट अटैक करते हैं, टेररिस्ट कौन होते हैं? जो बैरूनी हो, जो बाहर के लोग हों। सही है, तो बॉडी के अंदर टेररिस्ट कौन से होंगे? इम्यूनिटी के अंदर पैरासाइट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, सही है, फंगस हो सकते हैं, ये सारे टेररिस्ट हैं। ठीक है, सो ये सारे जो टेररिस्ट हैं इनको इम्यूनिटी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इनको कहेंगे एनी फॉरेन, एनीथिंग फॉरेन फॉर ह्यूमन बॉडी कॉल्ड एज एंटीजिन। ये लोग जो है वो जिन की तरह के होते हैं, एंटीजिन यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। सही है, और मेरी स्टोरी के मुताबिक टेररिस्ट, दे आर एंटीजिन। सही है, सो एंटीजिन इज एनी फॉरेन मटेरियल, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी वायरस, इट मे बी फंगस। ठीक है, इट मे बी पैरासाइट, राइट। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर सोल्जर्स और टेररिस्ट के दरमियान फाइट हो, अगर सोल्जर्स और टेररिस्ट के दरमियान फाइट हो तो सोल्जर्स अगर जीत जाएं तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर्मी की जीत, इम्यूनिटी। और अगर टेररिस्ट जीत जाएं तो इसको क्या कहेंगे? फॉरेन पार्टिकल की जीत, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की जीत। तो ये क्या होगा? इन्फेक्शन, राइट। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। जो मैंने एक सिंपल सी, छोटी सी, मजेदार सी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। सो इम्यूनिटी इज जस्ट लाइक ए आर्मी। आर्मी के अंदर सोल्जर्स होते हैं, वो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो जब भी टेररिस्ट अटैक करेंगे तो आर्मी एक्टिवेट होगी, यानी आर्मी जो है इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी और वो अपने सोल्जर्स को एक्टिवेट करेगी, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को। उन दोनों के दरमियान फाइट होगी और अगर टेररिस्ट जीत जाते हैं यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, तो फिर क्या होगा? देयर विल बी इन्फेक्शन। और अगर सोल्जर्स जीत जाते हैं, ठीक है, तो देयर विल बी इम्यूनिटी। ठीक है, अब एंटीजन भी वही है, एनीथिंग फॉरेन फॉर ह्यूमन बॉडी, राइट। अच्छा, अब जनाब अभी इधर स्टोरी खत्म नहीं हुई। मैंने आपको स्टोरी के स्टार्ट में कहा था कि ये जो ये जो आर्मी वाले होते हैं ये डायरेक्टली अपनी ड्यूटी प्लेसेस पे नहीं आते, ये पहले इनकी ट्रेनिंग कैंप होता है, वहां पे इनकी
वहां पे इनकी मेच्योरेशन होती है, वहां पे इनको मेच्योर आर्मी ऑफिसर्स बनाया जाता है। सो याद रखना है ये जो इधर लिखा हुआ है इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स। सो जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो दो तरह के होते हैं। सारे सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन वो सेल्स जिनकी ट्रेनिंग भी, जिनकी मेच्योरेशन भी बोन मैरो में हो, उन्हें कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। और वो सेल्स जो बोन मैरो में तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी मेच्योरेशन जो है वो किसी और ट्रेनिंग कैंप में होती है, वो होते हैं थाइमस में जाके मेच्योर होते हैं, वो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। डन सर। with this simple example you people will be able to remember all of these points sir, all of these points। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आप लोग सारे पॉइंट्स याद रख लोगे। आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले आर्मी की ट्रेनिंग यानी मेच्योरेशन, मेच्योर बनते हैं। सो जस्ट लाइक दैट इम्यूनिटी के जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, इनकी मेच्योरेशन बोन मैरो और थाइमस में होती है। उसके बाद आर्मी वाले जो हैं वो क्या है? इम्यूनिटी। आर्मी के अंदर क्या होता है? सोल्जर्स। वो कौन से हैं? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। वो मेच्योर कहाँ हो रहे हैं? अपने अपने ट्रेनिंग कैंप्स में। फिर ये जब अपनी ड्यूटी प्लेस पे जाती है तो इनकी फाइट होगी सोल्जर्स के साथ, और सोल्जर्स जो टेररिस्ट के साथ। टेररिस्ट जो होता है वो क्या होता है? एंटीजन, एनीथिंग फॉरेन फॉर ह्यूमन बॉडी। इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी पैरासाइट, इट मे बी वायरस, इट मे बी फंगस। ठीक है, सो इसकी फाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है। अच्छा, अब जनाब इन फाइट्स का नाम है, जिस तरह कह लेना 1971 की जंग और 1965 की जंग, उसी तरह इन फाइट्स का भी नाम है। ये जो बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन होती है उस फाइट का कोई और नाम है, और जो टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन है उस फाइट का कोई और नाम है। सो जो बी एच से याद रखना है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, बी एच यू, प्लीज रिमेंबर दिस। बी एच यू का तो सबको पता है ना, बेसिक हेल्थ यूनिट। सही है, बी बी लिम्फोसाइट्स के लिए एच यू मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सही है। और टी सी जब भी बीएचयू में ड्यूटी लगे तो अपनी टेक केयर करनी है, अपना ख्याल खुद रखना है। सही है। सो टी लिम्फोसाइट्स में क्या होगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स, सी से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डन सर। अभी तक मैंने आप लोगों के छोटे से दिमागों के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डाला। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट के जिसको जरा भी इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इधर क्लियर हो जाए। अच्छा, आगे चलते हैं, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आगे चलते हैं। ये जो टेररिस्ट होते हैं इन्हें मैंने क्या कहा? एंटीजन। सही है। जब भी ये टेररिस्ट अटैक करेंगे तो एक्टिवेशन किसकी होगी? आर्मी की। आर्मी क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्या है? आर्मी में क्या है? सोल्जर्स कौन से? बी और टी लिम्फोसाइट्स। अगर बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तब क्या होगा, और अगर टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तब क्या होगा? पहले बी लिम्फोसाइट्स की स्टोरी आप लोगों को याद करवाता हूँ, क्योंकि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके इधर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब ये मैं भी ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का। सही है। अच्छा, बी लिम्फोसाइट्स जब एक्टिवेट होंगे तो वो कन्वर्ट होंगे प्लाज्मा सेल्स में। बी लिम्फोसाइट्स जब एक्टिवेट होंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्लाज्मा सेल्स में। एंड प्लाज्मा सेल्स विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल्स विल प्रोड्यूस व्हाट? एंटीबॉडीज। कौन सी? GAMDE। GAMDE, गामड़े का लफ्ज मैं यूज करता होता था, गामड़े। अब मैं इसको सिंपल गेम्ड भी कह सकता था। व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड गामड़े? बिकॉज ये मैंने इनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनका बताया है कि कौन कौन सी जो होती है वो कितने कितने परसेंट होती है। ठीक है, कौन कौन सी जो होती है वो कितनी, जो जी होती है वो 55% होती है इन सीरम, जो ए होती है 20 इन सीरम। ठीक है, 55-25। सही है। फिर एम होती है, फिर डी होती है, फिर ई होती है। सो इस तरह से ये इनकी सीरम में कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मैंने कहा है। तो अगर कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इन सीरम कंसंट्रेशन, तो वो आईजीजी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन सीरम कंसंट्रेशन? ठीक है, सो दैट इज आईजीई। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके। अच्छा, अब प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। सही है। एंटीबॉडीज आईजीजी हो सकती है, आईजीए हो सकती है, आईजीएम हो सकती है, आईजीई हो सकती है। सो इनके बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में अगर मैं एक एक वर्ड में बताऊं, एक एक वर्ड, तो इन सब में मैंने जो लफ्ज बोला वो क्या है? गामड़े। तो मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा कौन सी है?
मेजरली जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी है, सीरम कंसंट्रेशन में हाई कौन सी है, आईजीजी। लेकिन याद रखना है कि इट इज हाईएस्ट इन सीरम कंसंट्रेशन। ठीक है, एक जगह है, एक सर्कल बनाए और उसमें बड़े बड़े डॉट्स लगाएं, और फिर एक सर्कल बनाए जिसमें छोटे छोटे डॉट्स बनाए। अब एक सर्कल के अंदर अगर छोटे डॉट्स होंगे तो वो एक उसी सर्कल के अंदर, सेम साइज का सर्कल है, छोटे डॉट्स जो है वो ज्यादा आएंगे ना, बड़े डॉट्स जो है वो उसी सर्कल के अंदर कम आएंगे। जो जितनी छोटी चीज होगी वो उतनी ज्यादा मिकदार में होगी, ये बात मेरी याद रखनी है। जो चीज जितनी छोटी वो उतनी ज्यादा क्वांटिटी में होगी। सही है। एक आपने फ्रिज के अंदर एक आपने तरबूज रखा है, वो एक ही तरबूज पड़ा होगा फ्रिज के अंदर, लेकिन वही आप अंगूर के पीसेस रख दे तो वो आप जो है वो हंड्रेड्स ऑफ अंगूर रख सकते हैं। सो वो छोटे हैं ना, तरबूज बहुत बड़ा है, वो एक ही रखा जा सकता है, जस्ट लाइक दैट। सो जो जितना छोटा होगा वो उतनी ही सीरम कंसंट्रेशन में हाई होगा, क्योंकि ये मैं वैसे लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ। सो इससे आपको गामड़े निमोनिक से याद हो गया कि आईजीजी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो सबसे स्मॉलेस्ट भी होती है। सही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, अच्छा। सो गामड़े में जो आईजीजी है डेट इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, और जी से गेस्टेशनल क्रॉस करती है प्लेसेंटा को आईजीजी। ठीक है, जितनी भी सक्रीशंस हैं उनके अंदर होती है आईजीए, आईजीजी भी होगी, आईजीए भी होगी। अब एम स्टैंड्स फॉर मैक्रो, डेट इज टू लार्ज टू क्रॉस प्लेसेंटा। सही है, ये इतनी लार्ज होती है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर देती है। बड़ी है ना तो ये चीजों को फिक्स कर देती है। सो इट डूज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। सही है, सो इट्स फंक्शन इज टू डू कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। और एम को 2 दफा लिखे तो वो इमीडिएट बनता है, ये अर्ली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और आईजीई सबसे कम होती है, लेकिन इसका फंक्शन याद रखना है कि ये मास सेल्स और बेसोफिल्स के साथ बाइंड करती है। ठीक, फिलहाल इतनी बातें याद रखें प्लीज। आई रियली डोंट वांट टू मग अप, मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ फिलहाल ये बातें याद रखें इनके बारे में। ठीक है, रफीउल्लाह में मैंने ये सारी चीजें दोबारा करवानी है। आई रियली वांट के अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बस मैं दूं। डन डन। रफीउल्लाह आसान हो जाएगी अगर आप ये मेरा थ्योरी वाला लेक्चर गौर से सुन लेंगे। अच्छा, अब जनाब क्या होना है कि मैंने आपको कहा कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई। एंटीबॉडीज के बारे में हमने पढ़ भी लिया, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। एंटीबॉडीज जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगी? एंटीबॉडीज जो हैं दे विल सॉरी, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी तो एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करेंगी ना, जो आए थे, जो जिन आ गए थे, जो टेररिस्ट आ गए थे, बैक्टीरिया वायरस बन जाए। ठीक है, सो ये एंटीबॉडीज उनके साथ मिलके क्या बना देंगी? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सही है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, जिनका जो मिस हो गया फिलहाल मिस हो गया, आगे पढ़ते जाए। ठीक है, अच्छा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो मैक्रोफेजेस आते हैं और वो सारा का सारा जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं, जिसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, और ये इम्यूनिटी बन जाती है। इसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, डन। ठीक, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, जो जिन लोगों का दिमाग इधर उधर जा रहा है वो चीज़ें मिस करेंगे। और इम्यूनिटी ऐसा टॉपिक है कि एक जगह पे आप लोगों ने मिस कर दिया तो समझ लें इम्यूनिटी गई, फिर नहीं समझ आती आपको। ठीक, बस इतनी सी बात है। अच्छा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना एंड पे, और फेगोसाइटोसिस होगी, और दैट इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब जनाब मैंने कहा दो तरह के सोल्जर्स होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स, दूसरे सोल्जर्स का नाम क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स। और अगर टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होने हैं तो उससे पहले, टी लिम्फोसाइट से पहले एक चीज आती है, उसे कहते हैं कसाई। ठीक है, टी लिम्फोसाइट से भी पहले एक चीज आती है, उसे क्या कहते हैं? कसाई। सो कसाई इज ए उर्दू वर्ड, बट यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो वो जो टेररिस्ट थे, ठीक है, वो आप लोगों ने इंडिया में वो बड़ा यूज करते हैं। वो कोई एक बड़ा मशहूर टेररिस्ट है, उसका नाम वो यूज करते हैं, पता नहीं कौन सा, कसाई।
ठीक है, कौन सा कसाई, बड़े वो 90s में कोई यूज करते थे वर्ड, अजमल कसाब। हाँ कसाब या कसाई ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट, एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन जो टेररिस्ट होते हैं वो जाएंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसीज, सही है, कसाई के पास, एपीसीज के पास। वो जो सेल्स होंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो इनगल्फ कर लेंगे एंटीजन को, वो उसको एंटीजन को पूरी की पूरी को अंदर ले लेंगे। वो तो बड़े हैं ना, कसाई तो बड़े होते हैं, उन्होंने पूरी की पूरी एंटीजन जो बैक्टीरिया वायरस फंगाई था उसको अंदर ले लेना है, उसको इनगल्फ कर लेना है, फिर उसको तोड़ देना है छोटे छोटे पीसीज में। कसाई का काम क्या होता है, पीसीज में तोड़ना, उसको डिग्रेड कर देना। आफ्टर डिग्रेडेशन एंड प्रोसेसिंग, वो जो कसाई है उसको प्लेट में ले जा के सरफेस पे रख देगा, ठीक है, सही है। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस वो जो है वो उसको प्रेजेंट करेगा ऑन टू द सरफेस, सही है। किस चीज के सरफेस पे, CD4, सॉरी किस चीज के लिए, CD4 हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के लिए, या हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के लिए, टी लिम्फोसाइट्स के लिए उसको प्रेजेंट करेगा। अब एक बात याद रखती है कि जो प्रेजेंट करने वाली चीज होती है वो होता है MHC, जिसके थ्रू जो है वो एंटीजन प्रेजेंट होती है, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो टी सेल्स के लिए उसको प्रेजेंट करेगा एंटीजन को डिग्रेड करके, प्रोसेस करके, ठीक है। और जब वो प्रेजेंट होगी तो उसकी वजह से क्या होंगे, टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, और साइटोकाइंस विल कॉज व्हाट, इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन। और इस तरह से जो फॉरेन पार्टिकल है, जो एंटीजन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सही, जिन्होंने तो गौर से सुना है उन्हें सारी समझ आ गई होगी, और इससे ज़्यादा जो है ये सिंपल चीज़ नहीं हो सकती। अब जनाब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ विद दिस ब्यूटीफुल नॉलेज। अब अगर आप इम्यूनिटी को पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। अब आप लोग देखते जाएं, ये फर्स्ट पेज पे मैंने पहले बता दिया, ये आपने मेचोरेशन का करना है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का, बाकी और कुछ नहीं करना। आगे आ जाए, ये हमने थाइमस वाला ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, और ये थर्ड फ्रिंजियल पाउच से आता है, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में कवर कर चुके हैं, राइट। अच्छा, अब इम्यूनिटी जो होती है ना वो दो तरह की होती है, सही। मैं बेसिक बेसिक चीजें बताता जाऊंगा। एक होती है जो बाय बर्थ होती है, उसे क्या कहते हैं, इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, ठीक है, जो बाय बर्थ होती है, ठीक। और एक जो होती है जो बाय बर्थ नहीं होगी, वो एक्वायर्ड करी जाती है, वो अडॉप्ट होती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अडॉप्टिव इम्यूनिटी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी। जो इननेट होती है उसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। जबकि अडॉप्टिव में जो होते हैं वो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेमोरी प्रोड्यूस कौन से करती हैं, तो वो बी सेल्स करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है जी MHC। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, MHC का काम क्या बताया था, जब मैंने आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवाई है तो उसमें मैंने MHC का काम क्या बताया है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया MHC का, तो मैंने आपको बताया है कि जब, गौर से सुने, दोबारा दोबारा अब ये चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, जब जब भी टेररिस्ट अटैक करते हैं, जब भी टेररिस्ट अटैक करते हैं, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो वो एक्ट करता है एज ए एंटीजन। तो एंटीजन जो है वो पहले जाएगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास, जिन्हें कहते हैं कसाब, कसाई। वो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स को वो तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। इस डिग्रेडेशन और प्रोसेसिंग के बाद वो सरफेस पे उसको प्रेजेंट करते हैं, सही है, सही है। और प्रेजेंट किसके लिए करना है, टी लिम्फोसाइट्स के लिए, ताकि टी लिम्फोसाइट्स आए और उनके साथ अटैच हो जाए और एक्टिवेट हो जाए, सही है। ये जो प्रेजेंट करने वाली चीज है उसे कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब आप जरा इसकी लाइंस पढ़े, अब आप लोगों को लाइन समझ आएंगी। MHC इनकोडेड बाय HLA जीन, MHC को जो इनकोड करती है वो होती है HLA जीन, प्रेजेंट एंटीजन फ्रेगमेंट्स टू T cells. Why it's using this word antigen fragments? Because they are already converted into fragments by antigen presenting cells. जो एंटीजन आया था उसके टोटे टोटे जो किए थे वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने किए थे, कसाब ने किए थे, कसाई ने किए थे। उन फ्रेगमेंट्स को टी सेल्स के लिए जो
पेश करता है वो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और वो बाइंड करता है टी सेल रिसेप्टर्स जिन्हें कहते हैं टीसीआर। आसान होगी बातें, आसान होगी बातें। अब ये बातें हैं मुश्किल, लेकिन इनको बनाया गया है आसान ताकि आपको सादा लफ्जों में हर चीज समझ आए। इम्यूनिटी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस हम उसको इंटरेस्टिंगली पढ़ते नहीं है, ठीक। चलो जी, अब आप लोगों को सारे फिलहाल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेहतरीन अंदाज से याद हो जाने चाहिए, सही है। जो टी सेल का रिसेप्टर होता है उसे कहते हैं टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर। डन, ठीक। अब जनाब जो एमएचसी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एमएचसी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है MHC1 और एक होता है MHC2। एक होता है MHC1 और एक होता है MHC2, ठीक। अब इसमें ना आपने रूल ऑफ 8 याद रखना है, रूल ऑफ 8, कि यार जो मर्जी हो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आना चाहिए। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, सही है। सो लोकस याद करने की जरूरत नहीं है, आपने याद रखना है कि जो बाइंडिंग है टी सेल रिसेप्टर की MHC1 में वो CD8 से होती है, और जो MHC2 है वो होता है CD4 के लिए, ठीक है। MHC1 है तो उसमें एक लॉन्ग चेन और एक शॉर्ट चेन होगी क्योंकि 1 है, सही है। और जो 2 है उसमें दो इक्वल लेंथ चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक। इसके एक्सप्रेशन के लिए न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जी। फंक्शन क्या होता है, अब इसमें ना एक एक अब बात देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 में और 2 में एंडोजिनस और एक्सोजिनस, सही है। क्या आप चाहेंगे कि 2 नंबर लोग जो हैं वो आपके करीब आए? नो, दे शुड बी एग्जिट, दे शुड बी एक्सोजिनस, सही है। सो फंक्शन क्या होता है, जो एक नंबर जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट एंडोजिनस एंटीजेंस, वायरल साइटोसिलिक प्रोटीन्स टू CD8 सेल्स, सही है। लेकिन जो MHC2 है वो प्रेजेंट करेगा एक्सोजिनस एंटीजेंस यानी बैक्टीरिया प्रोटीन टू CD4 हेल्पर टी सेल्स। डन, डन। 8 word is also cytotoxic, so 8 is toxic na, so CD8 is cytotoxic, CD4 is helper, it is for help, CD4 is for help। as you can see here in diagram, ठीक। आगे जी, ये जो मैंने एक वर्ड बोला था, ये जो MHC है इनको इनकोड करने वाली जीन्स का नाम क्या होता है, HLA। तो ये HLA जीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, HLA जीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो HLA-B27 में क्या होता है जी, पेयर निमोनिक है, सोरिएटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस। अच्छा, अब मुझे आप लोगों ने क्वेश्चन बताना है कि अगर ये चारों ऑप्शन में हो तो इसमें आप प्रेफर किसको करोगे। अगर ये चारों ऑप्शन में दिए हों और उसने कहा HLA-B27 के साथ एसोसिएशन किसका है, तो आप किसको प्रेफर करोगे। reactive arthritis, if multiple options are given you have to prefer reactive arthritis। अगर reactive arthritis जो है वो नहीं है then you have to prefer ankylosing spondylitis, ठीक है, ankylosing spondylitis, ठीक। बस फिलहाल इन्हीं का ही आता है, इससे ज्यादा का अगला एसोसिएशन नहीं आता, ये इन दो में ही मसला होता है। या बाज़ दफ़ा रिएक्टिव आर्थराइटिस और बाकी सारे दिए होते हैं तो आपने रिएक्टिव को चूज करना है, रिएक्टिव ना हो तो एनकाइलोजिंग, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस ओनली। अच्छा, फिर जनाब
जो बी है ना वो 3 तरह का है, B27, 57, 5, B27, 57, 5, सही है। अब 57 किसके लिए होता है? वो एबाकेवेर हाइपर सेंसिटिविटी, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। लेकिन जो 5 है वो किसके लिए होता है? बेसेट सिंड्रोम के साथ, बेसेट सिंड्रोम के साथ। अब यहाँ पे B5 लिखा नहीं हुआ, लेकिन याद रख लें कि B5 इज फॉर बेसेट सिंड्रोम, ठीक। अच्छा, फिर जनाब फिर आ जाता है डी। डी में क्या आता है? DR2, DR4, DQ2, DQ8। सो BD हो गया ना। बी वाले कौन से थे? B27, B57, B5। और फिर डी वाले कौन से हैं? डी वाले हैं DR2, DR4, DQ2, DQ8। सो DR2 को पढ़ना है DIR2, DR2 को पढ़ना है DIR2, DR3 भी वैसे होता है। सो DIR2, सही है। सो इसका निमोनिक वो यूजुअली यूज होता है DIR2 का, DR2 का वो यूज होता है जी, मल्टीपल हे पास्चर्स हैव डर्ट, सही है। मल्टीपल हे पास्चर्स हैव डर्ट। सो इसमें कौन कौन सी डिजीजेज आएंगी? मल्टीपल हे पास्चर्स हैव डर्ट। DR2 में कौन कौन सी डिजीजेज आएंगी? यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन आपके ज़हन में आ जानी चाहिए। मल्टीपल हे पास्चर हैव डर्ट। मल्टीपल हे पास्चर्स हैव डर्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हे फीवर, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हे फीवर और पास्चर से गुड पास्चर, तो ये सारी होती हैं DR2 के लिए, DR2 के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद DR3, इसका निमोनिक है 2,3 SLE, तो इसमें SLE होगी। और देयर आर 4 रूम्स इन ए वॉल ना, तो रूम में वॉल्स, तो वो रोमोटॉइड, रोमोटॉइड DR4 होता है रोमोटॉइड के लिए, ठीक। बस फिलहाल इतनी बातें याद रखें। और DQ2 और DQ8 के लिए याद रखें, आई एट टू मच ग्लूटेन एट डेयरी क्वीन। डेयरी क्वीन से आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। सिलिक डिजीज, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। डन सर, डन सर, ये थोड़ा रट्टा था लेकिन वही है, डन। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स क्या होता है? सही है। ये जी लिम्फोसाइट मेंबर ऑफ इम्यून सिस्टम, यूज परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम्स टू इंड्यूस एपोप्टोसिस ऑफ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स, सही है। सो नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं? वो एपोप्टोसिस करवाते हैं ट्यूमर सेल्स की, किल करते हैं ट्यूमर सेल्स को, ठीक है। इंड्यूस टू किल व्हेन एक्सपोज्ड टू ए नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ऑन टारगेट सेल, ठीक है। बस इसका नेचुरल किलर सेल्स का यही आता है। बाकी ये बी सेल और टी सेल का मैं आपको पहले लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा चुका हूँ कि बी सेल्स क्या करवाते थे? BHU, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, रिकॉग्नाइज करते थे और प्रेजेंट करते थे एंटीजन को, अंडरगो सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन टू ऑप्टिमाइज एंटीजन स्पेसिफिसिटी, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स टू सक्रीट एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स, गामड़े, मेंटेन इम्यूनोलॉजिक मेमोरी बी सेल्स एंड एक्सरेट फर्दर रिस्पॉन्स टू एंटीजन। मैंने आपको सादा आसान लफ्जों में बी सेल का फंक्शन एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर समझाया था। अगर वो कॉन्सेप्ट है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी तक यार इम्यूनिटी मुश्किल तो नहीं लग रही? इम्यूनिटी मुश्किल लोगों को लगती है, बट मैंने आपको स्टार्ट से ही कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मुश्किल ना लगे, सही है। और मैंने इसीलिए स्टार्ट से ही आपको बेसिक चीजें करवा दी। चलें, गुड, दैट स्टोरी विल हेल्प यू अलॉट। अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, नेचुरल किलर सेल सिंपल ट्यूमर को किल करते हैं और कुछ भी नहीं है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक। टी सेल्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड के लिए होते हैं। उसमें मैंने आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वाला पूरा बताया, फिर मैंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बाद आपको बताया MHC वाला पूरा कॉन्सेप्ट,
वो ये नीचे उधर इसने लिखा हुआ है। यू यू नीड नॉट टू रट्टाफाई दिस होल थिंग, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। सही है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि साइटोकाइंस आते हैं। साइटोकाइंस जो है वो इन्फ्लेमेशन करवाएंगे फेगोसाइटोसिस वगैरह को, फेगोसाइट्स को रिक्रूट करके, सही, अदर लिकोसाइट्स को इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। डन, डन विद दिस। ये जी डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स है। तो एज यू ऑलरेडी नो कि बोन मैरो में बनते हैं बी सेल्स भी और टी सेल्स भी। उसके बाद वो मेचुरेशन के लिए जाते हैं आगे। आगे आपको अगली ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और उसके टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, अब ये देखें आप, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बड़े बड़े आराम से, बड़े सुकून से डायग्राम को देख के समझना है। ठीक, अगर ये समझ आ जाएगा तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आप लोग कहेंगे कि सर ये तो आसान हो गया, ये तो काम ही कोई नहीं था, हम मैं भी परेशान होते थे। ठीक है, आपको इंशाल्लाह इम्यूनिटी जो है वो सारी अच्छी अच्छी हो जाएगी, परेशान नहीं होना। आप बस इस डायग्राम को देखें, इसमें फैब फैब रीजन पे फोकस करें। सही है। एंटीबॉडी के अंदर क्या होता है, फैब फ्रेगमेंट होता है, जिसके अंदर लाइट चेन होती है और हैवी चेन होती है। क्या होता है, लाइट चेन होती है, एल फॉर लाइट चेन, और लाइट चेन होती है और पहचानती है, जो रिकॉग्नाइज करती है किसको, किसको रिकॉग्नाइज करती है, एंटीजेंस को। सही है, एंटीजेंस को। ठीक, आप इनको एंटीबॉडीज को सोल्जर का हथियार समझ लें, सोल्जर का वेपन समझ लें। बेसिकली बी सेल्स आर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज। सही है। सो बेसिकली वो जो वेपन है उसने अपने दुश्मन को पहचान के ही फायर करना है ना। ये तो नहीं करना कि अन्नेवाह जो है वो जो बेचारे बेकसूर लोग हैं उनको भी मार दो, ऐसे तो नहीं ना करना। वेपन ने जब चलना है तो उसने अपने दुश्मन को रिकॉग्नाइज करना है, राइट। सो फॉर दिस रिकॉग्निशन, ठीक है, देयर आर लाइट चेन्स एंड हैवी चेन्स इन दैट वेपन, इन दैट एंटीबॉडी। सही है। जो एफसी रीजन होता है आईजीएम और आईजीजी का, वो फिक्स करता है कॉम्प्लीमेंट को। हैवी चेन जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है एफसी और फैब रीजन के लिए। लाइट चेन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फैब रीजन के लिए। सही है। सो फैब स्टैंड फॉर फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, वो फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग वाला। सही है। सो एफ सी जो होता है उसमें 5 सीज याद रखनी है। कांस्टेंट कार्बोक्सी टर्मिनल, इधर लिखा हुआ है इसने 5 सीज और एफ सी। तो ये जो कार्बोक्सी टर्मिनल वाला है वो एमसीक्यू आता है कि एफ सी पोर्शन में क्या होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल होता है। सी से कार्बोक्सी टर्मिनल, सी से कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, सी से कार्बोहाइड्रेट साइड चेन। तो ये भी आता है, कार्बोहाइड्रेट मोइटी होती है उसमें। सही है। और कन्फर करता है, डिटरमाइन करता है आइसोटाइप, आईजीएम, आईडीए एक्सेट्रा। डन, बस इतना, बस इतना, बस इतना याद रखना है। क्लियर, क्लियर। अच्छा, आगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की टाइप्स हैं, इसमें आप लोग सारी कर चुके हैं। आईजीजी क्या थी, गेस्टेशनल। आईजीजी क्या थी, गामड़े में सबसे ज्यादा थी, लेकिन सबसे छोटी, सबसे छोटी। सो जितनी छोटी उतनी ज्यादा। सो अगर कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज हाईएस्ट इन सीरम कंसंट्रेशन, आईजीजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस प्लेसेंटा, आईजीजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज स्मॉलेस्ट, तो आईजीजी। अगर वो कहे सिक्रीशंस में कौन सी होती है तो आईजीए। फिर अगर वो कहे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कौन करवाती है, ठीक है, तो आईजीएम। अब लार्जेस्ट कौन सी है, आईजीएम। अब देखें, हाईएस्ट इन सीरम कंसंट्रेशन आईजीजी, लेकिन लार्जेस्ट मैक्रो इज आईजीएम। सबसे बड़ी है ना, देख ले, आप इधर देख भी सकते हैं। और ई जो होती है वो बाइंड करती है मास सेल्स। और सो फार अभी तक कोई कंफ्यूजन, टिल नाउ कोई कंफ्यूजन।
ठीक, अच्छा जी, ये आपको पड़ा पड़ा लगेगा, ये आपको निमोनिक पड़ा पड़ा लगेगा। ये मैंने आपको निमोनिक ऑलरेडी करवाया हुआ है, हॉट टी बोन स्टेक, ठीक है। मैंने आपको ये निमोनिक ऑलरेडी करवाया है इंटरल्यूकिन्स का। हॉट का मतलब फीवर, इंटरल्यूकिन 1 जो होता है वो फीवर के लिए, इंटरल्यूकिन 2 जो होता है वो स्टिमुलेट करता है टी सेल्स को, ठीक है। इंटरल्यूकिन 3 जो होता है वो स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को, इंटरल्यूकिन 4 जो है वो स्टिमुलेट करेगा आईजीई प्रोडक्शन को, इंटरल्यूकिन 5 जो है वो स्टिमुलेट करेगा आईजीए प्रोडक्शन को, और स्टेक का के फॉर एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोडक्शन। तो इंटरल्यूकिन 6 जो होता है वो स्टिमुलेट करता है एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोडक्शन को। ये इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस के उसने फंक्शंस बताए हुए। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में फर्क क्या होता है। एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या होता है, ठीक। एक्टिव में क्या होगा और पैसिव में क्या होगा, तो आप मुझे बताएं, ये जो जितनी भी वैक्सीन वगैरह हैं ये एक्टिव इम्यूनिटी में आती हैं, वैक्सीन। अच्छा, सारे कह रहे हैं जी पैसिव पैसिव पैसिव, इसका मतलब आप लोगों को एक्टिव और पैसिव का फर्क नहीं पता। जब आप बाहर से कोई एंटीजन दो और उसके अगेंस्ट एक्टिवली एंटीबॉडीज बने, ठीक है, जब आप बाहर से कोई एक्सोजेनस एंटीजन दो और उसके अगेंस्ट एक्टिवली एंटीबॉडीज बने, ये प्रोसेस जो होता है वो बड़ा लंबा होता है, बड़ा स्लो होता है, सही है। तो इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके नेचुरल इन्फेक्शंस, वैक्सीन, टॉक्साइड्स सारे आ जाते हैं, ठीक। कुछ वैक्सीन में दोनों एक्टिव और पैसिव भी होते हैं, लेकिन यूजुअली वैक्सीन में एक्टिव इम्यूनिटी होती है। डन। फिर क्या, एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जो फौरन से आ जाए। उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, इसलिए वो फौरन हो जाती है। जैसे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो होती है वो ऑलरेडी चली जाती है, ठीक है। मैटरनल आईजीजी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, सही है। एंटी टॉक्सिन्स जो होते हैं, ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं पैसिव इम्यूनिटी की। आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। अगर आपको एक लाइन याद है कि एक्टिव के अंदर एक्टिवली एंटीजन एक्सपोज की जाती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, सो आपको ये पता होगा कि एक्टिव में एंटीबॉडीज बनती हैं, जबकि पैसिव में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं सर। पैसिव में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, जिसमें ऑलरेडी बना बनाया काम है, रेडीमेड खाना बना हुआ है, तो वो तो जल्दी हो जाएगा ना। लेकिन एक जिसने सारा कुछ करना है, नया बनाना है, वो जरा एक्टिव काम है, वो जरा लेट होगा, ठीक। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइपर सेंसिटिविटी। सर मैंने ना अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसको हाइपर सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट हो। मतलब मैंने ये देखा है कि सबको याद होता है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल्स क्या हैं, टाइप 2 की क्या है, टाइप 3 की क्या है, टाइप 4 की क्या है। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा, एनीवन हु कैन हु कैन जस्ट सादा लफ्जों में जो एक्सप्लेन कर दे, आप चैट बॉक्स में लिख दें कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी। नहीं पता, अच्छा, अमेजिंग जी, अमेजिंग जी। एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ओवर रिएक्शन, गुड। ये जो जिन्होंने पहली दफा बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया है, एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स।
ठीक। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स? ठीक, आप लोग मुझे स्टोरी जरा याद करें। इम्यूनिटी क्या थी? आर्मी, आर्मी की मैच्योरेशन हुई, कैंप में ट्रेनिंग हुई, सोल्जर्स, सोल्जर्स कौन कौन से थे? बी और टी, और इसको क्या कहा? इम्यून रिस्पॉन्स। अगर ये इम्यून रिस्पॉन्स यानी बी और टी, इन्होंने किसको मारना था? एंटीजन को, टेररिस्ट को। अगर ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है, अगर ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये बहुत ज़्यादा हो जाए कि टेररिस्ट को मारने की बजाय वो अपने मुल्क के लोगों को भी मारना शुरू कर दे, खाना जंगी शुरू हो जाए, इसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। कि वो जो फौजी थे उन्होंने ना सिर्फ टेररिस्ट को मारा बल्कि अपने मुल्क के लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गए? हाइपर फौजी हो गए, एग्जेजरेटेड फौजी हो गए, एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। डन सर। इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, कि वो ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए। ठीक है, कि उन्होंने ना सिर्फ टेररिस्ट को मारा बल्कि अपनी कंट्री के लोगों को भी मारा। ठीक। अब इधर एक 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 चीज का फर्क करना बड़ा जरूरी है। अगर वो टेररिस्ट को छोड़ देते, अगर वो टेररिस्ट को छोड़ देते और सिर्फ अपने कंट्री के लोगों को मारते, तो इसको क्या कहते थे? इसको क्या कहेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। सो देयर इज ए वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी। कि भाई अपने मुल्क के लोगों को ही खाना खराब करने लग जाओ तो ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, और अगर अपने मुल्क के लोगों को भी मारो और अच्छा काम भी करो, टेररिस्ट को भी मारो, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक। अब हाइपर सेंसिटिविटी की ना होती है चार टाइप्स, चार टाइप्स, 1 2 3 4। सेंसिटिविटी 1 2 3 4। तो इसमें आपने ना, मेरा एक निमोनिक है, सही है, एसिड, एसिड, ACID एसिड, वो याद रखना है। A फॉर एनाफाइलेक्टिक एंड एटोपिक। मैं भी बताता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनाफाइलेक्सिस एंड एटोपिक, फिलहाल इतना याद रखो। C फॉर साइटोटॉक्सिक, ठीक, और I फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटर, ठीक, और D फॉर, सॉरी जी ये रफी का निमोनिक है, मेरा निमोनिक नहीं है, रफी में ये निमोनिक लिखा हुआ है। D फॉर डिलेड टी सेल मीडिएटेड। ठीक। अच्छा, एनाफाइलेक्टिक एंड एटोपिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, डिलेड टी सेल मीडिएटेड। अब आपने याद रखनी है बात कि इन चारों में से सेल मीडिएटेड कौन सी है? एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं, सेल मीडिएटेड कौन सी है? तो अभी मैंने कहा डिलेड टी सेल मीडिएटेड, टाइप 4, एक MCQ हो गया। इसी में मेमोरी ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर होता, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है, ये सेल मीडिएटेड है, और इसी में मेमोरी ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर होता। अच्छा, फिर मैंने आपको जो फर्स्ट वाली बताई वो थी एनाफाइलेक्टिक एंड एटोपिक। ये किसकी वजह से होती है? ये होती है IgE की वजह से, कॉज्ड बाय IgE, M फॉर मीडिएशन, M फॉर मास्ट सेल, मीडिएटेड बाय मास्ट सेल्स, कॉज्ड बाय IgE, मीडिएटेड बाय मास्ट सेल्स। डन। अच्छा, इसमें सारी एलर्जीज आएंगी। सो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इज फास्ट, फर्स्ट इज फास्ट। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटोपिक एंड एनाफाइलेक्सिस? तो अगर ये जो एलर्जी होती है ना, टाइप 1 में सारी एलर्जीज होती हैं, अगर ये एलर्जी लोकलाइज्ड हो तो उसे कहते हैं एटोपिक, और अगर वो सिस्टेमिक हो जाए यानी सिस्टेमिक साइंस भी देने लग जाए तो ये होगा एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस सिंपल लोकलाइज्ड हो एलर्जी तो एटोपिक, और अगर वो सिस्टेमिक हो जाए तो वो एनाफाइलेक्सिस। ठीक सर, ठीक। अच्छा, अब जो C है साइटोटॉक्सिक, उसमें क्या होता है? ऑटो इम्यून एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, यानी ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं।
सही, अभी मैंने आपको ऑटो इम्यून का कॉन्सेप्ट दिया। so, इसमें सारी की सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज आएंगी टाइप 2 में, ठीक। अच्छा, और टाइप 3 जो होता है उसमें पूरा का पूरा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होगा। अब फोकस किया कि टाइप 2 के अंदर ऑटो इम्यून एंटीबॉडी बनी थी, यानी ऑटो एंटीबॉडीज बन रही थी, लेकिन पूरा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट नहीं हो रहा था। इम्यून कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पूरा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होगा, ठीक। और डी हम जो 4 टाइप है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी इनकी जो होती हैं वो एग्जांपल्स हैं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जितनी भी एलर्जीज हैं, जैसे बी स्टिंग, एनाफाइलेक्टिक, एलर्जिक एस्थमा, एलर्जिक रेनाइटिस, फूड एलर्जी, ये सारी टाइप 1 में आएंगी। जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, मिस्थेनिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गुड पास्टर, ग्रेव्स, रोमैटिक फीवर, हीमोलिटिक, परनिशियस, ये सारी उसमें आएंगी टाइप 2 में। शार्प निमोनिक है टाइप 3 का, उसमें सीरम सिकनेस, एसएलई, एचएसपी, नॉन शॉनिन परप्यूरा, आर्थस रिएक्शन और रिएक्टिव आर्थराइटिस आएगा। जबकि सिस्ट और टिस वाली जो है वो टाइप 4 में आएंगे, जिनके एंड पे सिस्ट और टिस आता है, जिस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, सही है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, हशीमोटो थायराइडाइटिस और पीपीडी स्किन टेस्ट वगैरह, ठीक। ये हम कर चुके हैं जी सारी टाइप्स, ठीक है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, और ये इम्यूनो डेफिशिएंसीज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें स्किड वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत पैथो वालों को आता है और किसी को नहीं आता। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन टाइप, सॉरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। कोई बात नहीं जी, अभी हमने रेफ्यूला भी पढ़नी है, उसमें सारा कुछ याद हो जाएगा। अभी फिलहाल आप कॉन्सेप्ट ले लें, एग्जांपल्स भी याद करा दूंगा मैं। रेफ्यूला जो करनी है उसमें यही है, टाइप्स ही हैं। इतनी डिटेल में तो रेफ्यूला में चीज़ें लिखी नहीं हुई, लेकिन आप लोग इसके बाद जब रेफ्यूला खुद भी करेंगे तो आपको समझ आएगी इस लेक्चर के बाद। अभी मैंने हार्डली आपके मेरे ख्याल से 40 मिनट्स लिए हैं, नहीं रेपिटेशन का भी टाइम नहीं है अभी। आप फिलहाल ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन सुन लें, रेफ्यूला में मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अच्छा, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन प्लीज, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, व्हाट इज ट्रांसप्लांट रिजेक्शन? कभी आपने ट्रांसप्लांट होते हुए देखा है हॉस्पिटल्स में? जब भी कोई किसी का ट्रांसप्लांट करना होता है ना, तो एक ही टाइम पे 2 ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना, एक टाइम पे 2 ऑपरेशन हो रहे होते हैं कि एक बंदा जो है वो, जो डोनर है वो एक ऑपरेशन थिएटर में होता है, जो रिसिपिएंट जो है वो एक ऑपरेशन थिएटर में होता है, ठीक है। क्योंकि विद इन सेकेंड्स जो है वो रिजेक्ट हो सकता है ना। सो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, उसने किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, ठीक, दूसरे बंदे को, ठीक। अगर तो एक ऑपरेशन थिएटर में वो बंदा होगा जो डोनर है और एक ऑपरेशन थिएटर में वो होगा जो रिसिपिएंट है, ठीक है। फौरन से डोनर का निकालते हैं और रिसिपिएंट में डाल देते हैं, ठीक। अगर तो स्टिचिंग करने से पहले ही, मतलब उसके बाद स्टिच करना है ना, आर्टरी के साथ लगा के स्टिच करना है, लेकिन अगर स्टिचिंग करने से पहले ही, मतलब अभी ऑपरेशन चल रहा है और आपको पता चल जाए कि वो जो है किडनी श्रिंक हो गई है, सो इसका मतलब ये है कि भाई उसने फौरन ही रिजेक्ट कर दिया है, फौरन ही रिजेक्ट हो गया ट्रांसप्लांट। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, विद इन मिनट्स होती है ये, सही है। दिस इज नॉट एक्यूट, दिस इज हाइपर एक्यूट सर, दिस इज नॉट एक्यूट रिजेक्शन, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर दिस इज हाइपर एक्यूट, विद इन मिनट्स। अब ये विद इन मिनट्स आप लोग सोचने वाली बात है कि कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये है कि या तो जिस बंदे ने उसको ब्लड इसने जो जिस बंदे ने उसको किडनी डोनेट किया उसने कभी ना कभी उसको ब्लड डोनेट किया होगा, या पहले कोई चीज़ दी होगी जिसकी वजह से वो जो बॉडी है वो एज ए फॉरेन एंटीजन एक्ट करी। जब एंटीजन एक्ट करी तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ये फोकस करें, विद इन मिनट्स में प्री एग्जिस्टिंग रेसिपिएंट एंटीबॉडीज रिएक्ट टू डोनर एंटीजन, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट। सो विद इन मिनट्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, ठीक। अच्छा,
अब एक होती है जी एक्यूट रिजेक्शन और एक होती है क्रोनिक रिजेक्शन, राइट? एक्यूट रिजेक्शन और क्रोनिक रिजेक्शन, ठीक। इसमें क्या होगा, जो एक्यूट रिजेक्शन होगी, जो एक्यूट रिजेक्शन होगी वो होती है वीक्स टू मंथ्स में, ठीक है। वो साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड हो सकती है, जबकि क्रोनिक रिएक्शन जो होती है वो मंथ्स टू ईयर्स में होती है, ठीक। अगर इनमें सादा लफ्जों में फर्क करना है, सर एक्यूट और क्रोनिक में फर्क कैसे करेंगे, तो इसमें ना दो लफ्ज आपने याद रखने हैं। अगर अगर टी सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करें रिसिपिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, रिसिपिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, ठीक है, तो ये होगा क्रोनिक रिजेक्शन। मतलब ये कि जो रिसीव करने वाला है, ठीक है, जो रिसीव करने वाला है वो कहे कि भाई मैं इसको रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है, ग्राफ्ट को, ठीक है, ट्रांसप्लांट को। सो ये होगा क्रोनिक रिजेक्शन। इसमें ये देख लें, आप गौर करें अगर अपनी उस पे बुक्स में भी, तो ये रिसिपिएंट का वर्ड लिखा हुआ है, जबकि ऊपर वाले में एक्यूट में डोनर का वर्ड है। मैं की वर्ड्स निकाल के दे रहा हूं आपको। अगर डोनर डोनर का मसला हो, ठीक है, जो डोनेट कर रहा है उसका जो यानी उसने जो किडनी डोनेट किया वो मसला करे, तो ये होगा एक्यूट रिजेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर रिसिपिएंट जो है वो उसको रिसीव ना करे तो वो होगा क्रोनिक रिजेक्शन। डन डन। और अगर ये जल्दी हो जाए, विद इन मिनट्स हो जाए, तो इट इज हाइपर एक्यूट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक। चलो फिर जनाब एक होता है जी ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, ठीक। अब जनाब इसमें क्या होता है कि जो बंदा है ना, जिस होस्ट जो है, होस्ट होस्ट की इम्यूनिटी वीक होनी चाहिए ना, ताकि वो ग्राफ्ट को इजीली रिसीव करे, ऐसा ही है ना। होस्ट की इम्यूनिटी वीक होनी चाहिए। जब भी आपने कभी ट्रांसप्लांट अगर देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो ऑपरेशन से पहले जिसमें ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, जो रेसिपिएंट होता है, उसको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लगा के उसकी इम्यूनिटी को वीक किया जाता है, ताकि उसके जो सोल्जर्स हैं, उसकी जो आर्मी है, उसको मारा जाता है, ताकि वो ये ना हो कि आर्मी खड़ी हो जाए और जो बेचारा आ रहा है, ठीक है, ग्राफ्ट आ रहा है, उसको वो रिजेक्ट कर दे। सही है, इसलिए उसको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है। तो याद रखना है कि होस्ट इज ऑलवेज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट ग्राफ्ट आए, सही है, और उसकी वजह से क्या हो, टी सेल प्रोलिफरेशन हो जाए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में, और वो रिजेक्ट कर दे होस्ट सेल्स को, ठीक है, सही, तो इसको कहेंगे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। इसको कहेंगे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, GVHD। पहले मैंने आपको नॉर्मल बताया कि अमीनो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए होस्ट, ठीक। फिर मैंने बताया कि अगर ग्राफ्ट की वजह से, ग्राफ्ट जो है वो तो अमीनो कॉम्प्रोमाइज नहीं ना, वो तो अमीनो कॉम्पिटेंट होगा, ठीक। यानी ग्राफ्ट जो है उसके तो इम्यून सिस्टम ठीक होगा ना, वो एज ए फॉरेन पार्टिकल एक्ट करेगा, और वो जाके वहां पे अमीनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट के अंदर भी वो टी सेल्स की प्रोलिफरेशन वगैरह करवाना शुरू हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ये इम्यूनो सप्रेसेंट्स आगे लिख दिए हैं उसने, ये आपको करने की जरूरत नहीं। डन सर, डन विद इम्यूनोलॉजी, ठीक। आई होप आपके आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। अब यार, अब वो स्टूडेंट्स मुझे बताएं जिनको समझ नहीं आई या जिनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ठीक। क्योंकि अब जब मैं आपको रफ़ीउल्लाह पढ़ाऊंगा तो बिलीव मी, आप लोगों को रफ़ीउल्लाह सुपर इजी लगेगी, क्योंकि रफ़ीउल्लाह के अंदर क्या है, यही चीज़ें हैं। उसने हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स पूछ ली हैं, उसने जो है वो अमीनोग्लोबुलिन्स की टाइप्स पूछ ली हैं, उसने ये HLA जीन्स पूछ ली हैं, ठीक है, उसने CD4 हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पूछ लिया है, ठीक। बस यही है पूरी रफ़ीउल्लाह।
चले जी, गुड। एक घंटे के अंदर जी ऐसे ही हो सकता था। एक घंटे के अंदर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको इम्यूनिटी में जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी एक्सप्लेन कर दी। ठीक, एक घंटे बल्कि 50 मिनट्स के अंदर आपको सारी इम्यूनिटी की जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा दे दिया।